गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 16 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। कुछ टॉपिक नए हैं, कुछ टॉपिक पुराने हैं, कुछ थोड़े रिपीटेड रहने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, ग्रामीण। इसके बारे में हम लोगों ने काफी पहले बात किया था, तो ये रिपीटेड तो नहीं कहूंगा, ये आप ये समझ लीजिए कि नया टॉपिक है। एससीओ मीट तो रिपीटेड सा टॉपिक है, तो 2 मिनट का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। कुछ नई चीज आपको बताऊंगा आज मैं एससीओ के बारे में, ठीक है, जो आपने शायद पहले आपको नहीं पता होगा। एमबीबीएस जो स्टूडेंट जो आए थे यूक्रेन से, अभी सरकार ने फाइनली अपना डिसीजन सुना दिया है। उसके बारे में, ये डिसीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे इस पूरे आर्टिकल में। अच्छा है टॉपिक। फेम के बारे में बात करेंगे, ये इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन के बारे में है। स्कीम के बारे में बात करेंगे। एंटी कन्वर्जन जो लॉ है भैया वो बन गया है कर्नाटक के अंदर, तो ये क्या है इसके बारे में हल्का फुल्का बात कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट स्कीम और ये वाला दूसरा टॉपिक है जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों आज के बेसिकली एक्सप्लेनर सेक्शन से हैं, ठीक है, थोड़ा इसको देख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, हल्का फुल्का कुछ एग्जाम्पल देने के कई बार काम आ जाता है एग्जाम में हमारे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। देख के आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन ये जो हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से बात करता है। तो ज्यादातर टॉपिक ये जो है जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से कन्वर्ट इसको जो आप निकाल सकते हो। कुछ एडिशनल आर्टिकल वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं पहले हो क्या रहा है। फ्रंट पेज पे जो एक तो न्यूज हमारी गोवा से आ रही है ना, गोवा में जो कांग्रेस के 11 एमएलए थे उनमें से 8 एमएलए जो है वो बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लिया है। एंटी डिफेक्शन उनके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 2/3 से ज्यादा अगर एमएलए या एमपीज किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं किसी एक पार्टी से, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। इवन उनको अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट से भी रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ता है। तो एमएलए थे वो एमएलए ही बने रहेंगे। एंटी डिफेक्शन हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ा था जब हम लोगों ने शिंदे और शिवसेना वाला जब इशू हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। बोर हो गए थे उसको हम लोग करते करते रोज, तो रोज आपका एंटी डिफेक्शन को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, इसके अंदर कुछ और डेवलपमेंट होगी फ्यूचर में, कोई एडिटोरियल वगैरह आएगा तब इसको कर लेंगे। फिलहाल हम इसको इसी पे छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में, और ये वाला टॉपिक भी करने वाले हैं। तो यही था फ्रंट पेज पे, तो एक दो न्यूज जो इंपॉर्टेंट सी थी। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि एनसीईआरटी का कोर्स हमारा शुरू हो चुका है 11 तारीख से। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। 4-5 दिन का डिले हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे क्लिक करके एनसीईआरटी को ज्वाइन करिए। क्लास में हम लोग सीधा मिलेंगे। अभी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, बाद में दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस भी चलेंगी, क्योंकि आपको पता है पहले से ही कि एनसीईआरटी के बिना भैया कोई चारा नहीं है। जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, वो बिल्डिंग हिलती रहेगी, फिर वो नोएडा जैसे ना ट्विन टावर के जैसी हो जाएगी, कभी भी गिराई जा सकती है। इसलिए अपने बेस बनाओ, है ना, बेस बनोगे तो आगे मजा आएगा। चलिए जी, तो बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्कीम के बारे में। ठीक है, स्कीम तो थोड़ी पुरानी है, 2015-16 में स्कीम आई थी, लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा। सरकार का टारगेट क्या था? सरकार का ये टारगेट था कि भाई हम लोग 2022 तक, मार्च 2022 तक इंडिया के हर गांव के अंदर जो परिवार जो है वो बीपीएल में आते हैं, कुछ और क्राइटेरिया भी हैं, हम उनके लिए घर बनाएंगे, पक्का घर बनाएंगे, कच्चा नहीं। तो जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं कन्वर्ट करके उसको पक्का करेंगे। ये बेसिकली सरकार का टारगेट था, ठीक है। टारगेट क्या था? 2.95 करोड़ जो है घरों को बनाने का टारगेट था। 2.95 मतलब 3 करोड़ ही हो गया लगभग, आप मान के चलिए टारगेट। और डेडलाइन क्या थी? मार्च 2022। अब ये तो कब की निकल चुकी है, कोई बात नहीं, क्योंकि बीच में कोविड भी तो आ गया था ना। तो 2 साल तो भैया कोविड ने यहाँ पे हंगामा किया। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसकी डेडलाइन को मार्च 2024 तक शिफ्ट कर दिया था। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम लोग अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं। यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टारगेट से पीछे चल रही हैं, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया के इतिहास में कि डेडलाइन पूरा ना करने के चक्कर में स्टेट्स के ऊपर जो है फाइन लगाया जाएगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो बेसिकली पेनल्टी की बात उन्होंने कही है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना घर नहीं बना पाती है डेडलाइन के हिसाब से, तो उनके ऊपर जो है हर महीने 10 रुपए पर हाउस उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। आप सोच रहे हो सर 10 रुपए तो कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली सिंबॉलिक होता है, ठीक है। अगर फर्दर अगर पहले महीने के बाद डिले होगा तो फिर 20 रुपीज पर हाउस, इस तरह के कुछ कुछ ये हमारे एग्जाम के लिए याद नहीं करना है कितना फाइन लगाया जाएगा, वो हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन काम की चीज सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब ये स्टार्ट हुई थी, डिले क्यों हो रहा है,
कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जैसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अपने टारगेट से काफी पीछे चल रही हैं। इवन आसाम जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है, ये भी काफी पीछे चल रही है। बाकी हम लोगों ने ठीक ठाक अचीवमेंट यहाँ पे कर लिया है। 2 करोड़ के लगभग ऑलरेडी हम लोग घर बना चुके हैं, तो थोड़े बहुत अभी और बनाने हैं। इसलिए ये स्कीम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज में चीजें रहती हैं हल्का फुल्का। ठीक है, मैंने वैसे आपको बता ही दिया सब कुछ। 2016 से हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, पहले हमारा टारगेट ये था, फिर हम लोगों ने टारगेट 2024 कर दिया था। कौन कौन इसके अंदर बेनिफिशियरीज होते हैं? जो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं। तो 2011 में हम लोगों ने जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, ठीक है, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भैया किसको घर मिलेगा। ग्राम सभा भी डिसाइड करती हैं। SC ST कैटेगरी के जो लोग बिलोंग करते हैं, है ना, बॉन्डेड लेबर जो होती हैं, वो विडो जो रहते हैं, या फिर जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है कम्बाट में लड़ते हुए, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको घर दिया जाता है। तो कुछ कुछ जो है यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं जिनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फीचर वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, अगर आपको करना था आप कर सकते हो। मिनिमम जो साइज घर का होता है वो जो है उसको जो है 25 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है बढ़ा के। पहले 20 स्क्वायर मीटर हुआ करता था। और कितना आपको बेनिफिट दिया जाएगा? 1.2 लाख रुपीस जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, हिली स्टेट्स के लिए जो है वो थोड़ा वेरी कर सकता है, प्लेन एरिया के लिए थोड़ा वेरी कर सकता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, तो थोड़ा आप इसको देख सकते हो। और एक और स्कीम भी है एक्चुअली, ये तो ग्रामीण के लिए है, अर्बन के लिए भी है। तो ये हमने में थोड़ा सा सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, अर्बन वाला, क्योंकि अर्बन न्यूज में नहीं था ना, तो ग्रामीण न्यूज में था। तो ये थोड़ा आप अपने आप से पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि उसकी डेडलाइन क्या थी, कब वो स्कीम आई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वो होती है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होती है प्रीलिम्स के लिए, वो मेंस का काम है हमारा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, समरकंद में पहुंच चुके हैं मोदी जी। आप उनकी पिक्चर देख लीजिए, है ना। ये देखिए भोकाल, इतना प्लेन से उतरे हैं भैया, है ना। भोकाल देखिए बस आप इनका, है ना, आगे पीछे एकदम सिक्योरिटी, एकदम कैसा लग रहा है ना जैसे मतलब सामने से स्लो मोशन में जो एकदम टिकटॉक रील टाइप का बनता है। इसको देखे ऐसा नहीं लग रहा आपको पीछे म्यूजिक चला होगा, वाड़ा वाओ 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 ये होता है भोकाल। तो पहुंच गए हैं भाई समरकंद में, एकदम पूरे लाम लश्कर के साथ, भोकाल के साथ। और वहां पे जो जो चीजें होंगी तो वो तो आपको पहले से अच्छे से पता ही है। जिनपिंग के साथ जो है 2020 के बाद 2-2.5 साल से इन्होंने कोई मुलाकात नहीं करी थी। पहली बार मुलाकात करने वाले हैं फेस टू फेस एक दूसरे के सामने। और भी बहुत सारे लीडर से वहां पे मिलेंगे, पुतिन से मिलेंगे, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन होगा। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बाकी जो एससीओ के कुछ मेंबर कंट्रीज हैं जैसे चाइना, रशिया, बेलारूस, ये एक तरह का एंटी वेस्ट माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वेस्टर्न गवर्नमेंट ने सबके ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं, रशिया, चाइना, इस सबके ऊपर लगा रखे हैं, तो एंटी वेस्ट। लेकिन इंडिया तो एंटी वेस्ट में वो नहीं है, विश्वास करता ही नहीं है, क्योंकि हम तो भैया अमेरिका के, यूरोप के अच्छे खासे दोस्त हैं। लेकिन ठीक है, जो भी एंगल यहाँ पे चला है वो थोड़ा बाद में देखेंगे। ये समरकंद जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। समरकंद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। अगर आप एंशियंट सिल्क रूट को देखो, ठीक है, तो ये पूरा सिल्क रूट है जो आपको यहाँ पे रेड कलर जो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये चाइना के देखिए, शंघाई से लेके बीजिंग से लेके सिल्क रूट जो है स्टार्ट हुआ करता था। फिर बाद में ये पूरा मंगोलिया से होता हुआ, इधर से गोबी डेजर्ट और इधर से होता हुआ, ये देखिए रहा समरकंद। ठीक है, ये है समरकंद, ये है बुखारा, बुखारा है, और ये है बल्ख। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सिटीज हुआ करती थी। फिर इंडिया से भी जो है ये यहाँ कलकत्ता से लेके ये जो जीटी रोड है हमारा, यहाँ से फिर ये थोड़ा सा कश्मीर वाला हिस्सा भी जो आता है सिल्क रूट के अंदर, थोड़ा उत्तराखंड वाला हिस्सा भी आता है। ये पुराना सिल्क रूट हुआ करता था। तो समरकंद जो है पुराने सिल्क रूट पे है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। और बल्ख और बुखारा शायद आपने पहले कभी सुना होगा, कहावतों वहावतों में काफी यूज होता है। एक कहावत होती है हमारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, कि जो सुख छज्जू के चुबारे, वो सुख ना बलख ना बुखारे। शायद आपने सुना होगा कि नहीं। मतलब जो मजा भाई छज्जू के चुबारे में है ना, वो मजा ना तो आपको बलख में मिलेगा ना बुखारे में मिलेगा। बुखारा एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था कभी के समय में, जब सिल्क रूट अपने मतलब पूरे ना जोश में था, तब हुआ करता था बुखारा। तो इंडिया के कल्चर में बुखारे का काफी नाम सुना जाता है। और जो सुख छज्जू के चुबारे, वो सुख बलख ना बुखारे। छज्जू कौन है? छज्जू एक्चुअली लाहौर में एक बड़े काफी बिजनेसमैन हुआ करते थे। बाद में उन्होंने एक बहुत ये हवेली है बेसिकली, ये बनाई उन्होंने, ये शाहजहां के समय की बात है।
और बाद में उन्होंने अपना सब पूरा बिजनेस जो है वो दान वान कर दिया था, तो वो साधु बन गए थे। तो उनका ये चुबारा था, चुबारा जिसे हम लोग है ना फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो यहाँ पे उनका मंदिर टाइप का था, मंदिर उन्होंने बनवाया था। आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। उनके मतलब उनकी जो ऑफ कोर्स उनकी डेथ हो गई है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, भजन वजन करते हैं। तो ये कहा जाता है कि भैया जो सुख छज्जू के चुबारे में मिलता है ना, वो आपको बल्क में भी नहीं मिलेगा, बुखारे में भी नहीं मिलेगा, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो घर में सुख है ना, वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बुखारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल कल्चरल पर्सपेक्टिव से जस्ट आपको बता रहा हूँ। वैसे एक दिल्ली में एक दाल भी मिलती है ना, दाल बुखारा के नाम से। आईटीसी मोरिया जो 5 स्टार होटल है ना, वहां पे भैया दाल बुखारा मिलता है। आपने दाल मखनी खाया होगा 120-130 रुपए का, ये जो है हजारों रुपए में है, 2-2,500-3,000 के आसपास इसका रेट है। हालांकि इसका इस बुखारे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। चलिए जी, यूपीएससी वैसे कोई पूछने वाला नहीं है ये सब। ठीक है, सेंटर साइट्स लॉ टू डिनाई सीट टू यूक्रेनियन रिटर्नीज। तो भैया ये सेंटर से काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि भाई हम लोग आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा एडमिशन इंडिया के कॉलेजेस में करवाया जाए। अब सरकार यहाँ पे काफी कंफ्यूजन में थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ था। फाइनली सरकार ने अपना जवाब दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने ये कहा है कि भाई साहब, ऐसा कोई कानून ही नहीं है इंडिया में जो ऐसी सिचुएशन में उनको अलाउ करे। अब कानून से बाहर तो हम लोग नहीं जा सकते। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है जो ये कहता हो कि जहां पे वॉर लड़ाइयां हो गई हैं उन बच्चों को हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। अब या तो आपको ये एक्ट या तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से तो आप नहीं कर सकते हो। ये उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात यह है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि जो बच्चे यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, अगर वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेके, तो उनकी डिग्री को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे वो रोमानिया पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जाके पढ़ सकते हैं, वो अलाउ कर देते हैं अगर उनकी पेरेंट यूनिवर्सिटी उनको अलाउ करती है तो। अब यहाँ से पेरेंट यूनिवर्सिटी का मजा सुनिए। कल एक 2-3 यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स या डीन का इंटरव्यू आया था, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो इंडियन स्टूडेंट है ना यहाँ से गए हैं, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास रखे हुए हैं। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप एडमिशन लिया होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने दिया होगा। तो वो कह रहे हैं कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी मिलेंगे जब यहाँ पे खुद लेने आओगे। पहली बात तो ये। एक डीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने जो लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई थी, पहले अपनी लाइब्रेरी की बुक रिटर्न करिए, फिर जाके आपको जो है हम लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे, है ना, एनओसी देंगे। अरे भाई, आपका पूरा कॉलेज ही बर्बाद हो गया, पूरी बिल्डिंग ही खत्म हो गई, ना वहां पे लाइब्रेरी बची, ना वहां पे बुक्स बची। बच्चे कह रहे हैं भाई हम तो वहां से अपने कपड़े तक नहीं लेके आए, आप तो जो है बुक्स की बात कर रहे हो। तो ये भी हंगामा हो रहा है साइड बाय साइड। ठीक है, तो सब कोई कुछ खेल हो रहा है। खैर, सरकार ने यहाँ पे क्या जवाब दिया? सरकार ने साथ के साथ ये भी कहा कि साहब ये जो बच्चे वहां से आए हैं ना, जो बच्चे पढ़ने बाहर क्यों गए थे, उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि नीट में इनका पुअर स्कोर था, इनके अच्छे नंबर नहीं आए, इंडियन कॉलेज में एडमिशन का हुआ नहीं, तो ये वहां चले गए पढ़ने के लिए। पहली बात तो इन बच्चों का परफॉर्मेंस पुअर था। दूसरी बात अफोर्डेबिलिटी। इंडिया के कॉलेज में भैया बहुत महंगा पड़ता है, खासकर प्राइवेट कॉलेज में, तो है ना, 1 करोड़ में एमबीबीएस होती है भाई, महंगा पड़ता है। तो 2 रीजन थे, ये बाहर चले गए। तो इन्होंने ये कहा कि अगर इन बच्चों को हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन करवा देंगे तो क्या होगा? तो ये पुअर मेरिट वाले बच्चे ज्यादा मेरिट वाले बच्चों के साथ बैठेंगे। अब उससे क्या होगा? दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से इंडिया में, या फिर जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाए, भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि इनमें ऐसा क्या खास बात है जो हमारे अंदर नहीं है। राइट। दूसरी बात, अगर आप इन्हीं यूक्रेन से आए हुए बच्चों को किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा भी देते हो, तो भैया फीस तो वहां पे भी महंगी है, फ्री में तो आप पढ़ोगे नहीं। पैसे के चक्कर में तो आप बाहर गए थे, अब यहाँ पैसा कैसे पे करोगे? ये भी बड़ी बात है ना। और आपका स्कोर भी अच्छा नहीं था, तो आप दूसरे बच्चों के साथ कैसे compete कर सकते हो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं? तो ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है जो सरकार का जवाब आया है। मुझे लगता है काफी जेन्युइन सा जवाब आया है सरकार का। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या यहाँ पे स्टैंड लेता है, क्या डिसीजन सुनाता है, पेरेंट्स का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो थोड़ा हम लोग आगे फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो। क्या आपको लगता है कि सरकार के ओपिनियन से आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? ठीक है जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पीएम बैट्स फॉर द ग्रीनर ऑटोमोबाइल सेक्टर।
तो मोदी जी जो है वो किसी फंक्शन में बोल रहे थे, तो वहां इन्होंने ये कहा कि 2047 तक इंडिया 100% सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन टू मैन्युफैक्चर ग्रीन व्हीकल्स। और इंडिया जो है दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में होगा 2047 तक। किस मामले में? ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक, जिसे हम लोग ईवी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बोलते हैं, उसके मामले में। तो ये इन्होंने बेसिकली कहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेके इंडिया में एक बहुत जबरदस्त स्कीम है जिसका नाम है फेम। ठीक है, जिसका नाम है फेम। फेम की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फेम में पहले करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था उसके अंदर था फेम। अब फेम के भी जो दो पार्ट हैं, 2015 में शुरू हुआ था, 2019 तक पहला फेज था, फिर 2019 से लेकर 2022 का दूसरा फेज था, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह के अंदर, हाइब्रिड जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर सरकार ने डाले थे। ठीक है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी क्या रहती है यहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड द पब्लिक एंटरप्राइज। ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके क्या क्या फीचर हैं फेज 2 के? फेज 2 में सरकार ने कहा कि भाई हम लोग 7,000 ई बस खरीदेंगे, 5 लाख जो है 3 व्हीलर खरीदेंगे, ई 3 व्हीलर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, है ना। उसके अलावा 4 व्हीलर भी खरीदेंगे और उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, वो सारी सारी चीजें जो है इसके अंदर बोली गई थी। इसको लेके ही आज का एडिटोरियल सेक्शन भी दिया हुआ है। तो एडिटोरियल सेक्शन में जो है हम लोग रिमेनिंग इशू डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा आपको फेम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस में भी काफी काम आ सकता है वैसे तो ये। आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन बिल पास हो गया है, कर्नाटका की असेंबली ने कर दिया है। ठीक है, इंडिया में कई सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन जो है बिल पास कर दिए गए हैं। तो एंटी कन्वर्जन बिल का मतलब ये रहता है कि भाई अगर कोई आदमी किसी दूसरी आदमी को जबरदस्ती, ठीक है, अगर वो कन्वर्ट करवाता है मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, फोर्सफुली, अनडू इन्फ्लुएंस की वजह से, कोर्सन की वजह से, अल्यूरमेंट की वजह से, है ना, या फ्रॉड एक्टिविटी करने की वजह से, है ना, या फिर मैरिज की वजह से, तो भाई आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बेसिकली इनका कहना है। हाँ, अपनी मर्जी से, कॉन्शियस से अगर कोई कन्वर्ट होता है तो हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई हम सेकुलर कंट्री हैं तो ऑफ कोर्स हमारा फंडामेंटल राइट भी है, जो आप चीजें चाहें फॉलो कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ थोड़े से टाइट प्रोविजन है बेसिकली। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर किसी का आदमी के खिलाफ कोई फैमिली मेंबर कंप्लेंट कर देता है और वो बाद में पकड़ा जाता है तो 5 साल की सजा भी हो सकती है, आपको 25,000 का जुर्माना हो सकता है। और अगर आप माइनर्स को, वीमेन को, SC ST कम्युनिटीज के लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराते हो भैया, 10 साल की सजा होगी, 50,000 का आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है जी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप शादी करते हो फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन तो आपकी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और ये जो भी क्राइम होंगे वो कोग्निजिबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे, मतलब पकड़े गए तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी। इवन जो आदमी कन्वर्ट होना चाहता है भैया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, मतलब DM साहब को, उसको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। और जो आदमी कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है, उसको भी 1 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है, ताकि पुलिस को के पास समय हो इंक्वायरी वगैरह कार्रवाई करने के लिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये जो है कई सारे स्टेट में हो चुका है, इसको बहुत बार हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज का जो एक्सप्लेन सेक्शन है हल्का हल्का कराएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा सीरियस नहीं लेना है इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखिए ये है रशिया, ठीक है, और ये है रशिया का ईस्टर्न हिस्सा, ठीक है, जिसे कहा जाता है रशियन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, रशियन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट या फिर रशियन ईस्टर्न फेडरेशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये रशिया का 1/3 हिस्सा होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि रशिया की जो 99% पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है भैया? वो है यूरोप वाले, ये जो यूरोपियन है ना रशिया वाला पार्ट, वहां पे है। ये तो पूरा खाली एरिया है सारा, एकदम मतलब बहुत कोल्ड डेजर्ट है ना, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम पॉपुलेशन वहां पे रहती है रशिया की, लेकिन रिसोर्स रिच है, रिसोर्स बहुत है यहाँ पे। नेचुरल गैस यहाँ पे है, नेचुरल ऑयल यहाँ पे है, डायमंड बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे, आयरन और भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो उनको एक्सप्लोइट भी नहीं किया जा रहा है। वेदर भी काफी हार्श होता है। ठीक है, तो रशिया चाहता है कि वो इस एरिया को डेवलप करे, ईस्टर्न हिस्से को, ठीक है, और FDI वहां पे आए। तो रशिया उसके लिए काफी समय से एफर्ट कर रहा है कि भैया चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया वगैरह वहां पे आओ, आप इन्वेस्टमेंट करो। तो उसके बारे में ही बेसिकली इन्होंने आर्टिकल दिया हुआ है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया ने जो है कुछ साल पहले 2015-15 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था, और दूसरे कंट्रीज को इन्वाइट ये लोग करते हैं यहाँ पे।
कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। और यहाँ पे 90% जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली चाइना की तरफ से है, क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है चाइना एंड रशिया आपस में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट एक्चुअली वहाँ पे चल भी रहे हैं इस समय। साउथ कोरिया ने भी काफी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वहाँ पे किया है, शिप बिल्डिंग में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को जो है मैन्युफैक्चर करने में, गैस लिक्विफाइंग प्लांट्स वगैरह के अंदर उसने भी किया है। जापान ने भी थोड़ा बहुत कर रखा है, $16 बिलियन का उन्होंने कोशिश किया है यहाँ पे करने की, कुछ कुछ एरियाज में, खासकर फिशरीज वगैरह वो सब, वो सारी सारी चीजें हैं। लेकिन क्योंकि जापान ने क्या किया था ना, 2011 में जब जापान के अंदर सुनामी आया था, तो फुकुशिमा जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद जापान ने अपने कंट्री के अंदर काफी सारे न्यूक्लियर जो प्लांट चल रहे थे उनको बंद कर दिया था। तो इसीलिए वो नेचुरल गैस वगैरह के लिए जो है रशिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन अब भैया वो यूक्रेन वाला इशू हो गया, और वहां पे क्यूराइल आइलैंड भी है वहीं पे, जिसमें जापान और रशिया का जो है डिस्प्यूट चलता है। तो उस डिस्प्यूट के चलते और यूक्रेन वॉर की चलते जापान ने अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा पीछे खींच लिया है, ठीक है, क्योंकि इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। इवन जापान ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए हैं यूक्रेन की वजह से। अब हम देखें, हमें उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमें इंडिया से मतलब है ना। इंडिया ने भी 2019 में वहां पे $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था। एक लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इशू किया था। तो ये $1 बिलियन तो कुछ भी नहीं है भाई, ऊँट के मुंह में जीरे जैसा होता है ना। चाइना वहां पे भयंकर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हमारे कुछ गुजराती बिजनेसमैन और कुछ भाई लोग वहां पे गए थे, जो है पिछले साल गए थे। डायमंड इंडस्ट्री वगैरह को लेकर आपको पता है गुजरात में कितनी डेवलप्ड है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ वहां पे होगा, उसके लिए गए थे। तो ये कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। ये इसका एम क्या है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एम तो वही है भाई, रशिया इसको डेवलप करना चाहता है। सिर्फ उससे रशिया को इकोनॉमी की बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि रशिया को जो है एशिया की एक्सेस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी वो सब चीजें यहाँ पे कर रहा है। और इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है रशिया के अंदर, उसको सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा, एफडीआई आएगा, राइट। तो म्यांमार, आर्मेनिया, रशिया, चाइना, ये कुछ कुछ मिलकर जो है अपना यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, ताकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस इनके ऊपर लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा बाईपास कर सकें, ठीक है। वो सब चीजें हैं। इंडिया जो है थोड़ा सा अजीब सी पोजीशन में है, क्योंकि एक तो यूएसए ने जो थोड़े समय पहले ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रोस्पेरिटी लॉन्च किया था, इंडिया उसका भी पार्ट है, राइट। उस तरह से एससीओ है, हम उसका भी पार्ट हैं भाई। ऊपर से जो रशिया का ये ईस्टर्न इकोनॉमिक ब्लॉक है, इसका भी पार्ट बनना चाहता है इंडिया। तो इंडिया दोनों नाव में बेसिकली पैर हमने लोगों ने रखे हुए हैं। तो इंडिया अपने आप को बैलेंस जो है यहाँ पे करके चलना चाहता है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम बिल्कुल भी इस समय उनसे ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे जो इंटरेस्ट हैं वो इस समय यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ अलाइन करते हैं। चाहे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करिए, चाहे वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की बात करिए, एफडीआई की बारे में बात करिए, जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है आप उसके बारे में बात करिए, और सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना, ठीक है जी। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसीलिए वो भी सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। क्योंकि हमें अभी इस बात का पता है कि अगर कल को कोई इशू क्रिएट हो जाता है चाइना के साथ इंडिया का, तो भाई रशिया हमारा साथ नहीं देने वाला है, वो गया जमाना, ठीक है। अभी ये आपस में गहरे दोस्त हो गए हैं, मित्र हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका इंडिया भी जो है थोड़ा सा दूसरे ऑप्शंस की खोज यहाँ पे कर रहा है, अमेरिका के बहाने, ब्रिटेन के बहाने, ऑस्ट्रेलिया के बहाने, है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु's न्यू ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स, ठीक है। देखो मिड डे मील स्कीम तो आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे बच्चों को लंच दिया जाता है ना, क्लासेस के बीच में, स्कूल के बीच में। अब आता है भैया ब्रेकफास्ट स्कीम। तो चीफ मिनिस्टर जो है स्टालिन जी, उन्होंने क्या किया, वहां पे एक स्कूल के अंदर स्कीम को लॉन्च किया है, जहां पे पहले बच्चे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वो क्लासेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा कई बार सर्वे में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि बेटा तुम खाना खा के आए हो, घर से नहीं खा के आए, तो उन्होंने कहा कि सर हम खाना खा के नहीं आए हैं। तो भाई भूखे पेट वो बेचारा पूरा दिन वहां पे पढ़ाई करता है, फिर मिड डे मील का वेट करता है लंच में, है ना। तो उससे खाली पेट पढ़ाई थोड़ी होती है बच्चों से यार। हम लोग तो फिर भी कर लेते हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे मन के सच्चे, पेट खाली रहेगा, है ना, परेशान रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग ब्रेकफास्ट स्कीम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। और ये स्कूलों में जो ब्रेकफास्ट और लंच का जो पूरा प्रोग्राम है, ये कोई नया नहीं है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में पहली बार शुरुआत हुई थी एक्चुअली 1920s में, ठीक है। और वो भी कब हुई थी, 16 सितंबर को हुई थी। आज से लगभग ये समझ लीजिए लगभग अराउंड जो है 100 साल पहले हुई थी, ठीक है। तब से उसकी शुरुआत की गई थी, हल्का फुल्का, क्योंकि उस समय तो ब्रिटेन का ही कंट्रोल था पूरा यहाँ पे, तो फंडिंग वगैरह हमारे पास ज्यादा थी नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसी समय का है। फिर 1925 में इसको ब्रिटेन वालों ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, ये कह के कि हमारे पास फंड नहीं है। फिर चीजें चलती रही 1947 में देश को आजादी मिल गया। फिर 1956 में जब के कामराज वहां पे चीफ मिनिस्टर बने थे तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने फिर मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था।
कि साल में जो है 365 डेज होते हैं, जिनमें से 200 डेज के लिए बच्चों को हम लोग मिड डे मील स्कीम देंगे। फिर 1982 में जो है आंगनवाड़ी वाले बच्चों को भी वहां पे ऐड कर दिया गया, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको भी वहां पे ऐड कर दिया गया। तो ये चीजें जो है तमिलनाडु में बहुत समय से चल रही हैं। हर डेवलपमेंट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए कि अच्छा हिस्टोरिकली वहां पे चीजें चल रही थी। फिर बाद में 91 में जो डीएमके की गवर्नमेंट वहां पे आई तो उन्होंने जो है स्कूल में अंडे भी इंक्लूड कर दिए कि बच्चे अंडे भी खाएंगे। फिर 2013 में जो है जयललिता जी आई, उन्होंने जो है अंडा मसाला इंक्लूड कर दिया बच्चों की चॉइस के लिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं वहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या रहेगा। तो अभी तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे ब्रेकफास्ट की स्कीम बेसिकली लॉन्च कर दी गई है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बहुत बेनिफिट होता है। इससे एक तो बेनिफिट ये होता है कि एनरोलमेंट बढ़ जाता है ना। देखिए गरीब आदमी है बेचारा, है ना, उसके पास पैसा वैसा है नहीं, जॉब उसके पास है नहीं, तो उसके बच्चे को अगर स्कूल में ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बच्चे को अगर स्कूल में लंच मिलेगा, तो क्यों नहीं बच्चों को अपने स्कूल में भेजेगा? ऑफ कोर्स भेजेगा, है कि नहीं? तो एनरोलमेंट बढ़ता है। दूसरा, बच्चों की अटेंशन पीरियड बढ़ता है, उनकी लर्निंग बढ़िया बनती है। तो वही बच्चे जब कल को पढ़ लिख के बड़े बनते हैं, कोई कॉलेज में जाते हैं, तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना। वीमेन एम्पावरमेंट होता है, जो चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं, राइट। और एनीमिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खून की बहुत कमी है बच्चों में, खासकर जो गर्ल्स होती हैं, तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली दूर होगी, है ना। क्योंकि गर्ल्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी रहता है, कल को फिर शादी होंगी, बच्चे पैदा होते हैं, तो फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें हैं, तो इसीलिए बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कोई यूनिक है ये, और आप इसने फ्रीबीज नहीं कह सकते यार, ऐसी चीजों को ये नहीं कह सकते फ्री भी है, नहीं, ये बहुत जरूरी है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो गरीब तबका है, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उसकी हेल्प करे। ये तो फर्ज है सरकार का। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के लिए यूनिक है, अमेरिका में बहुत जगह पे जो है ब्रेकफास्ट की स्कीम चलती है, फ्रांस के अंदर चलती है ना, वो तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो भी करती हैं ये सब। तो ये इस पूरे का पूरा मामला है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना था मुझे। ठीक है जी, चलिए। तो ये तो हो गया। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो देखिए क्या बात करता है, क्लाइमेट एक्शन दैट रन्स ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आपको पता ही है, कोऑपरेट करने का मतलब होता है कि भैया कोऑपरेट करके चलना है, एक दूसरे की मदद करके चलना है। तो कौन मदद कर रहा है? सेंटर और स्टेट। यूजुअली हमारे यहाँ पे देखिए फेडरलिज्म वैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है ना। सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, लेकिन सेंटर स्टेट के बीच में काफी टसल भी चलते हैं, है कि नहीं। तो वही है, जो घर के अंदर बर्तन रहते हैं तो आपस में कई बार जो है उनके बीच में खड़कते ही हैं, तो टसल भी चलता है। कई बार ऐसे ब्यूटीफुल एग्जांपल देखने को मिलते हैं जब सेंटर और स्टेट आपस में कोलैबोरेट करते हैं, और जब इस तरह के एग्जांपल देखने को मिलते हैं तो भैया उसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। और ये जो आर्टिकल है वो ऐसे ही किसी स्कीम के बारे में है। ये एक तरह का केस स्टडी है, ये एक तरह का केस स्टडी जिसमें परफेक्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है उसके बारे में ही आपको बता देता हूं। देखिए क्या है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ये एक नोडल एजेंसी है यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन किया, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक बसेस की प्रोक्योरमेंट की गई है, ई बसेस की प्रोक्योरमेंट की गई है। तो जैसे कलकत्ता, दिल्ली, पुणे, मुंबई, ऐसे कुछ 5-6 सिटीज के लिए इतने सारे बसेस की प्रोक्योरमेंट की गई है। और सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग 50,000 ई बसेस को प्रोक्योर करेंगे। तो ये हमारी तो फेम का भी पार्ट है, और ये हमारे जो पंचामृत है उसका पार्ट भी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करें। 50,000 ई बस प्रोक्योरमेंट करेंगे 2030 तक, और अभी हम लोगों ने टेंडर डाल दिया है लगभग 5,500 बसेस के लिए। इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की आपस में कोलैबोरेशन से ही प्रोक्योरमेंट हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि भैया एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, जो इंपोर्ट बिल होता है पेट्रोल का, डीजल का, फ्यूल का, उसको हम लोगों को कम करना है, क्रूड ऑयल को। तो ये तो बेसिकली इसका मेन पर्पस है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जो अभी हमारी देसी रोडवेज की बसें हैं ना भाई, बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, बहुत ज्यादा। आपने सबने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा होगा, सरकारी जो बसेस रहती हैं, आप यूपी में चले जाइए या बिहार में चले जाइए, सरकारी बसों का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। 20-30 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो ज्यादा चलती है ना तो पुर्जे गिरने लगते हैं, है ना। अगर आप खाना खा के बैठे हो ना बस में, तो 2-4 मिनट के अंदर ही आपका पूरा डाइजेशन हो जाता है, एकदम
फ्लैट सड़क के ऊपर भी जो है वहां पे गड्ढे लगते हैं, बसों की बहुत हालत खराब है। तो एक तो पुरानी बसें हो चुकी हैं, तो उनको वैसे भी उनको हटाना था, ठीक है, वैसे भी हटाना था। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है काफी जो है जल्दबाजी थी। इंडिया में लगभग जो है वो 1.5 लाख के लगभग जो है रजिस्टर्ड पब्लिक बसेस चलती हैं, ठीक है, जिनमें से 40,000 बसेस ऐसी हैं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। वो खाम का सरकार उनको जो है चलाई जा रही है फालतू में, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है भैया नया बसेस खरीदने के लिए, तो इसलिए उनको चेंज किया जाना था, ठीक है। और दिक्कत क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट भैया लाखों में तो बसेस खरीदती नहीं है, कभी 200 बस खरीद लिया, कभी 150 बस खरीद लिया, है ना। अब इतनी बसेस के लिए आप खरीदने जाओगे तो भैया आपको महंगे दामों पे मिलती है, सीधी सी बात है। आप थोक के भाव खरीदोगे, हजारों के भाव में खरीदोगे, आपको सस्ती मिलेगी, तो ये भी बड़ी बात है। तो अब जब यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने 5-5,500 बसेस की प्रोक्योरमेंट करी है, तो सस्ते में मिल गई हैं, ये भी तो बड़ी बात है ना, सस्ते में मिल गई हैं। कितने सस्ते में मिल गई हैं? 40% सस्ते में मिल गई हैं। तो ये जो बसेस जो होंगी ना वो सस्ते में तो मिली है, जो डीजल की कंपैरिजन में 40% सस्ता पड़ता है, सीएनजी के कंपैरिजन में भी जो है 34% सस्ता पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक वाली जो बसेस होती हैं, ये बड़ी बात है। तो ये जो हमारा फेम स्कीम है ना, इसके अंदर एक चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज 1, एक जो ऐसे कैंपेन टाइप का इन्होंने चलाया था सरकार ने, जिसके अंदर जो है कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत के अंदर ये बसेस चलाई जाने वाली हैं। तो ये है एक थोड़ा सा आपको बताने वाली चीजें, क्योंकि वैसे भी देखें इंटरनेशनली यूक्रेन वॉर की वजह से जो फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, तो सरकार चाहती है कि कुछ ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ पे चीजें की जाए। लेकिन ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई? जो स्टेट आपस में एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, खुश नहीं है, भैया वो कैसे सक्सेसफुल हो गई स्कीम? उसके 3 कारण हैं सक्सेसफुल होने के। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सक्सेस के 3 कारण हैं। पहला है कंसल्टेटिव प्रोसेस। यहां पे सेंटर ने अपने आप को जो है बैकफुट पे रखा, स्टेट गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पे रखा, तो पूरी तरह से कंसल्टेटिव प्रोसेस रही है। यूजुअली क्या होता है फेडरलिज्म के अंदर, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अच्छा लगा, भाई उनकी जो है इज्जत की जा रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है। दूसरी बात, अर्जेंसी। स्टेट गवर्नमेंट को भी जल्दी थी, सेंटर गवर्नमेंट को भी जल्दी थी। सेंटर को तो इसलिए जल्दी है क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज को जो हमारे कमिटमेंट है उसको पूरा करना है। स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए जल्दी है क्योंकि उनकी बसें पुरानी हो चुकी हैं, तो उनको रिप्लेस करनी है और उनको भी पोल्यूशन कम करना है। एक तो इनके जो गोल है बेसिकली वो कॉमन हो गए, है ना, ग्राउंड जो है वो कॉमन हो गया। और ट्रांसपेरेंसी, कोई किसी तरह का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं था, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, ठीक है। 3 चीजों की वजह से सक्सेसफुल हुआ। अब ये तो सक्सेसफुल हो गया, अभी भी कुछ काम करना बाकी है। पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बैटरी प्रोडक्शन हम लोगों को लोकल करनी है। अभी हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं इसके लिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है इंडिया में, अगर आपको फ्यूचर में इसको लेके जाना है 2047 तक, राइट। स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अंडरटेकिंग्स हैं उनकी जो है कैपेसिटी बढ़ानी है, उनको प्रॉफिट में लेके जाना है। यूजली क्या है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो सब्सिडी देती हैं काफी ज्यादा टिकट वगैरह के ऊपर, तो इसलिए प्रॉफिट में नहीं रहती हैं, तो उनको भी प्रॉफिट में लेके जाना किसी ना किसी तरीके से, राइट। तो ये बड़ी बात है। और ऊपर से जो है यूनियन स्टेट के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंटर मिनिस्ट्रियल टाइम टू टाइम जो है उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए, राइट। वो सारी की सारी चीजें हैं। तो बस ऐसा ही है, देखो पॉलिटिकल विल की बात है। अगर पॉलिटिकल क्लास अगर मिल जाए आपस में वेलफेयर के लिए, तो भैया क्या से क्या नहीं हो सकता। हम लोग तो बस आपस में झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, स्कीम इंप्लीमेंट हो नहीं पाती हैं, और भुगतता कौन है? देश भुगतता है, जनता भुगतती है, लोग भुगतते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। आप जो है डेफिनेटली एक यहाँ से आंसर भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक आपको ये बताना है डेफिनेशन के अंदर। विद एग्जाम्पल डिस्कस हाउ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म may lead to ग्रोथ। ठीक है, बस 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करिए, लिखिए और मजा लूटिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, हल्का फुल्का टाइम मिले तो पढ़ सकते हो। ये वाला थोड़ा पढ़ सकते, ये तो कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी रिपीटेड सा है। ये वाला अगर समय हो आपके पास थोड़ा पढ़ सकते हो, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है इकोनॉमी वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो वैसे तो इंटरव्यू है ये, कोई एडिटोरियल तो नहीं है।
तो थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर बस समय है तो ये फालतू का इसको कोई छोड़ सकते हो कंप्लीटली। तो यही था दोस्तों आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।